हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत में दल प्रणाली की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो आधुनिक युग है वो लोकतंत्र का युग है। तो विश्व में लगभग सभी देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है और भारत में भी संविधान के अंतर्गत अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि प्रजातंत्र का क्या अर्थ है। प्रजातंत्र में दो शब्द हैं, प्रजा प्लस तंत्र। प्रजा का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन, माने जनता का शासन। प्रजातंत्र में जो शासन संबंधी समस्त शक्तियां हैं वो जनता में निहित मानी गई हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जो प्रजातंत्र है वो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। प्रजातंत्र दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता खुद शासन कार्यों में भाग लेती है, जनता स्वयं अपने लिए कानून बनाती है। ये जो व्यवस्था है वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में है, जहां लोग वर्ष में एक बार इकट्ठे होते हैं और खुद अपने लिए कानून बनाते हैं। बाकी पूरे विश्व में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ क्या है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित कार्यकाल के लिए, और उस निश्चित अवधि के दौरान वो प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन को संचालित करते हैं। माने जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित करती है या शासन व्यवस्था में भाग लेती है। इसलिए अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को प्रतिनिधि प्रजातंत्र भी कहा गया है। अब इसमें क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, माने चुनाव होते हैं, और जहां चुनाव होते हैं वहां राजनीतिक दल अवश्य होते हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के हम चुनाव की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ऐसे में विश्व के लगभग सभी देशों में जहां जहां प्रजातंत्र है वहां वहां चुनाव होते हैं और हर जगह राजनीतिक दलों का अस्तित्व भी है। लेकिन हर देश में जो राजनीतिक दल हैं वो वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, और ऐसे में हर देश में जो दल प्रणाली है उसके स्वरूप में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत में दल प्रणाली के स्वरूप पर, या भारत में जो दल प्रणाली की विशेषताएं हैं वो क्या हैं। इसमें फर्स्ट आ जाता है स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था का अभाव। अब हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और उस मूल संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल शब्द नहीं है। पूरे संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल शब्द का वर्णन मूल संविधान में नहीं है। और ये जो राजनीतिक दल शब्द है ये पहली बार संविधान में शामिल किया गया 1985 में। 1985 में 52nd अमेंडमेंट हुआ दल बदल की मनाही से संबंधित। उस समय राजनीतिक दल शब्द, दल बदल की जब परिभाषा दी गई उसके अंतर्गत राजनीतिक दल शब्द पहली बार संविधान का हिस्सा बना। माने हमारे मूल संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल शब्द का वर्णन नहीं है। सेकंड है इसमें बहुदलीय प्रणाली। जो दल प्रणाली है वो मुख्य रूप से तीन तरह की होती है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय प्रणाली का अर्थ होता है कि पूरे देश में एक ही राजनीतिक दल होता है, जैसे चीन में। द्विदलीय प्रणाली का अर्थ होता है पूरे देश में दो राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में दो राजनीतिक दल हैं, अमेरिका में दो राजनीतिक दल हैं, वहां द्विदलीय प्रणाली है। लेकिन भारत में बहुदलीय प्रणाली है। बहुदलीय प्रणाली का अर्थ कि दो से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। वर्तमान में चुनाव आयोग के पास 2200 से अधिक राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, जिसमें से जो राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या 8 है, और जो क्षेत्रीय स्तर के, राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या 52 है। इस तरह से भारत में 2200 से अधिक राजनीतिक दल वर्तमान में मौजूद हैं। थर्ड है इसमें दो प्रकार के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। भारत में जो दो प्रकार के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उसमें एक वर्ग में आते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरे वर्ग में आते हैं राज्य दल।
यानी राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। चुनाव आयोग द्वारा उन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है जिन्हें लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त हो और इसके अलावा लोकसभा चुनाव में ही 1 या अधिक राज्य में कम से कम 4 स्थान प्राप्त हो। ऐसा यदि कोई भी राजनीतिक दल ये निश्चित निर्धारित मापदंड पूरा कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दे दिया जाता है। और इसी तरह से ही राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में मान्यता उस राजनीतिक दल को दी जाती है जिस राजनीतिक दल को उस राज्य में चुनाव के समय कुल जो वैध मत हैं उनका 6% भाग और उस राज्य में जो विधानसभा की कुल सीट हैं उसमें कम से कम 2 स्थान प्राप्त हों तो उसे राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। चुनाव आयोग द्वारा ये दर्जा उन्हें दे दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। अब ऐसे में हमारे देश में 2200 से अधिक राजनीतिक दल हैं और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कितने हैं? राष्ट्रीय स्तर के 8 और राज्य स्तर के वर्तमान में 52 राजनीतिक दल हैं। तो जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जिन्होंने उपरोक्त जो ये क्राइटेरिया अभी मैंने बताया ये नहीं किया, उन्हें चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, इलेक्शन वो लड़ सकते हैं। लेकिन अंतर क्या आ जाता है कि जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके चुनाव चिन्ह आरक्षित हो जाते हैं, माने उन्हें जब तक मान्यता प्राप्त है उनका जो चुनाव चिन्ह है स्थायी रूप से उनके पास रहेगा। और जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उन्हें हर जगह अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, उनके चुनाव चिन्ह आरक्षित नहीं होते, हर जगह उनको चुनाव आयोग द्वारा अलग अलग चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों का पंजीकृत होना आवश्यक है। भारत में कोई भी नया राजनीतिक दल जो अस्तित्व में आता है उसका पंजीकरण चुनाव आयोग के पास होना जरूरी है। जो दल चुनाव आयोग के पास पंजीकृत नहीं होगा उसे राजनीतिक दल नहीं माना जाता और उस दल के नाम पर उसे चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं होता। और चुनाव आयोग द्वारा केवल उसी दल को ही पंजीकृत किया जाता है जो दल भारत के संविधान में, प्रजातंत्र में, समाजवाद में, धर्मनिरपेक्षता में, भारत की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता में विश्वास रखता है और इन तत्वों का समर्थन करता है।